नमस्कार, मैं सिद्धार्थ शुक्ला। जब भी आज़ादी की बात होती है तो दिमाग में रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस जैसे नाम आते हैं। और आए भी क्यों ना, इनका योगदान भी हमारी आज़ादी के पीछे बहुत बड़ा है। पर क्या कभी आपने उन महिलाओं के बारे में सुना है जिनका नाम ना कोई स्मारक है, जिनके नाम ना कोई जयंती बनाई जाती है और ना ही इतिहास की किताबों में उनकी कोई तस्वीर है और ना ही कोई जिक्र। हम बात कर रहे हैं उस समुदाय की जिसे समाज ने सदियों तक हाशिए पर रखा। हम बात कर रहे हैं तवायफों की। जी हाँ, वही तवायफ जिन्हें अक्सर कोठों से जोड़कर देखा जाता है, नाच गाने तक सीमित रख दिया जाता है, लेकिन जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अपनी जान, अपनी कला और अपने आत्मसम्मान तक को दांव पर लगा दिया। ये कहानी, ये वीडियो आज उनको समर्पित है। 1857 का विद्रोह हो, गांधी जी का असहयोग आंदोलन हो या फिर विदेशी कपड़ों का बहिष्कार, हर मोर्चे पर इन तवायफों की चुप लेकिन ताकतवर मौजूदगी रही। जब पुरुष क्रांतिकारी जेलों में बंद हो रहे थे या फिर छिपकर लड़ाई लड़ रहे थे, तब यह तवायफ महिलाएं ब्रिटिश साम्राज्य की महिला साम्राज्य के खिलाफ अपने कोठों को जासूसी अड्डों, हथियारों के गोदाम और क्रांतिकारियों की शरणस्थली में बदल रही थी। तवायफों के इस अद्भुत साहस की शुरुआत होती है 1857 से, जब कानपुर की एक मशहूर तवायफ अजीजुन्निसा, जिन्हें अजीजन बाई के नाम से जाना जाता है, मर्दाना वेश में मैदान जंग में कूद पड़ी। उन्होंने न सिर्फ हथियार संभाले बल्कि घायल सिपाहियों की सेवा की, जासूसी की और अंग्रेजों के खिलाफ रणनीति बनाई। उनका कोठा विद्रोही सिपाहियों का अड्डा बन गया। उनका प्रेमी शम्स-उद-दीन एक विद्रोही नेता था और दोनों ने मिलकर कई ब्रिटिश अधिकारियों को मारने की योजना बनाई और उन्हें अंजाम भी दिया। ऐसा कहा जाता है कि अजीजन बाई ने नाना साहब के नेतृत्व में हुए झंडा जुलूस में घोड़े में सवार होकर भाग लिया था, हथियारों से सजी वर्दी में जैसे कोई सेनापति हो। लेकिन उनकी वीरता का अंत दुखद था। इतिहास में उनका जिक्र कुछ ब्रिटिश दस्तावेजों में हुआ और वी.डी. सावरकर की इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में भी उनका जिक्र मिलता है, लेकिन भारत की मुख्य धारा के इतिहास ने उन्हें भुला दिया। यह वही इतिहास है जो देशभक्ति की परिभाषा को पवित्रता से जोड़कर देखता है और एक तवायफ के साहस को उसकी देह के चश्मे से आंकता है। फिर आती है हुसैनी खानूम। माना जाता है कि 1857 के बीबी घर हत्याकांड में उनकी भूमिका रही। बीबी घर की वह भयानक रात जब अंग्रेज महिलाओं और बच्चों की हत्या हुई, इतिहास में भले ही धुंधली हो, लेकिन यह साफ है कि इस घटना के पीछे कोई महिला नेतृत्व में थी। कई लोग मानते हैं कि वो अजीजन बाई थी, तो कुछ हुसैनी खानूम का नाम लेते हैं। जो भी हो, इससे ये स्पष्ट होता है कि तवायफें उस समय की राजनीतिक घटनाओं में सिर्फ कलाकार नहीं बल्कि हिस्सेदार भी थी। सिर्फ 1857 ही क्यों, बाद के आंदोलनों में भी तवायफों का योगदान कम नहीं आंका जा सकता। बिहार के चंपारण में जब गांधी जी ने नमक आंदोलन की शुरुआत की तो वहां की एक तवायफ नसीरीन बेगम ने उनकी अगुवाई की। राजा बेतिया ने उन्हें महल और जमीन दी थी, लेकिन उन्होंने सब कुछ आंदोलन को समर्पित कर दिया। चंपारण तो इतिहास में दर्ज है, लेकिन नसीरीन का नाम लोक कथाओं तक सीमित रह गया है। उनका नसीरीन चौक अब बस एक भूला बिसरा मोड़ है जिसे पुलिस ने बिना अफसोस के तोड़ डाला। फिर आती है गौहर जान। भारत की पहली रिकॉर्डिंग कलाकार ने गांधी जी को 12,000 रुपए दान दिए थे, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया और खादी पहनना शुरू किया। उन्होंने अपनी महफिलों को राजनीतिक मंच में बदल दिया। यही नहीं, वाराणसी की तवायफों ने तवायफ सभा बनाई जिसकी अध्यक्ष बनी हुस्नाबाई। उन्होंने गहनों की जगह लोहे की बेड़ियां पहनकर विदेशी साम्राज्यवाद के खिलाफ सांकेतिक विरोध दर्ज किया। 26 नवंबर 1920 को जब गांधी जी वाराणसी के टाउन हॉल में भाषण दे रहे थे तो हजारों लोगों की भीड़ में विद्यासुधा बाई जैसी तवायफें भी मौजूद थी। उन्होंने न सिर्फ खादी को अपनाया बल्कि अपनी संगीत सभाओं में देशभक्ति की गीत गाना शुरू किया। उन्होंने दूसरी तवायफों को भी इस आंदोलन से जोड़ा। उनकी महफिल अब सिर्फ संगीत का मंच नहीं रही, वे राष्ट्रवाद के पाठशाला बन गई। ब्रिटिश शासन न केवल भारत की दौलत लूट रहा था बल्कि विक्टोरियन नैतिकता के जहर से भारत
के समाज को संक्रमित भी कर रहा था। ये नैतिकता तवाइफों को ढीले चरित्र वाली बताती, उन्हें वैश्या कहकर बदनाम करती और कानून बनाकर उन्हें समाज से अलग करती। कॉन्टेजियस डिजीजेस एक्ट जैसे कानूनों के जरिए तवाइफों को बीमारी का स्रोत घोषित कर उन्हें जांच और अपमान के लिए मजबूर किया गया, लेकिन महिलाएं झुकी नहीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1920 के दशक में राजनीति को नैतिकता से जोड़ना शुरू किया। तब तवाइफें एक बार फिर उपेक्षा का शिकार हुई। उन्हें आंदोलन से अलग थलग किया गया। उनकी देशभक्ति, उनका दान, उनका बलिदान सब कुछ भुला दिया गया, क्योंकि वे उस इज्जतदार महिला की छवि में फिट नहीं बैठी थी जिसे समाज आदर्श मानता है। लेकिन क्या इज्जत की परिभाषा इतनी तंग होनी चाहिए कि उसमें एक नाचने वाली, गाने वाली या किसी कोठे में पली बढ़ी महिला की देशभक्ति समा ही ना सके? प्रोफेसर नेविल की किताब नाउज गर्ल ऑफ इंडिया बताती है कि तवाइफें उत्तर भारत के समाज में कला, ज्ञान और प्रभाव की प्रतीक थी। वे सिर्फ मनोरंजन करने वाली नहीं बल्कि राजनीतिक सलाहकार, राजघरानों की भरोसेमंद और समाज की संस्कृति की वाहक थी। उनका अपमान दरअसल उस पितृसत्ता का डर है जो स्वतंत्रता, आत्मनिर्भर और प्रभावशाली महिला को स्वीकार नहीं कर सकता। इतिहास ने उनकी कहानियों को भुला दिया, लेकिन अब वक्त है उन्हें फिर से याद करने का। नाच, गाना, कोठा, मुजरा ये सिर्फ कला का माध्यम थे जिनके जरिए उन महिलाओं ने अपना जीवन जिया, लेकिन जब जरूरत पड़ी तो उन्होंने अपनी कला, अपना शरीर और अपना आत्मसम्मान तक देश के नाम कर दिया। इस स्वतंत्रता दिवस पर अगर हम झंडा फहराते समय रानी लक्ष्मीबाई की तलवार और भगत सिंह के बम की गूंज सुनते हैं, तो साथ ही अजीजन बाई की गरज और विद्यासुधा बाई की महफिल में आए गए गीत को गूंज भी सुननी चाहिए, क्योंकि जब आज़ादी की बात होती है तो हर आवाज़ मायने रखती है, हर बलिदान की गिनती होनी चाहिए और हर नायिका को उसका सम्मान मिलना चाहिए, चाहे वो कोठे में बैठी हो या फिर किले में। तो अब इस खबर को मैं यहीं विराम देता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार। मैं सिद्धार्थ शुक्ला, व्यम भारत।